हेलो एवरीवन। वेक्टर के एक और वीडियो में आपका स्वागत है, पार्ट 3। इससे पहले हमने 10.2 के पहले के जो एग्जांपल्स है वो कंप्लीट कर लिए थे। अब हम इसके आगे जो क्वेश्चंस है वो सॉल्व करेंगे, यानी कि अब हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 10.2 ये जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करने वाले हैं। बच्चों देखो, इन एक्सरसाइज के अंदर क्या क्या कंसेप्ट अपन यूज़ कर रहे हैं पहले मैं आपको एक बार बता देता हूँ। एक तो एडिशन ऑफ वेक्टर है ना, दो वेक्टर को ऐड कैसे करते हैं। सिंपल, आपको क्या करना है, आई से आई को ऐड करना है, जे से जे को ऐड करना है। फिर यूनिट वेक्टर का कंसेप्ट यहाँ पे काम आएगा। यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, यूनिट वेक्टर क्या होता है बच्चों, वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। फिर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकाल लोगे आप, अंडर रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर। जहाँ पे एक्स वाई जेड जो है वो किसी वेक्टर के कोफिशिएंट या कोऑर्डिनेट भी बोल सकते हो आप। इन सब के अलावा जो वेक्टर की डायरेक्शन होती है, यानी कि एल एम एन, जिसको अपन डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं, एल एम एन का भी इसमें यूज़ हो सकता है। जहाँ पे एल अगर आपको निकालना है तो वो क्या होगा, एक्स अपॉन आर कह दो, आप एक्स अपॉन आर कह दो। ठीक है, जहाँ पे आर क्या होगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, है ना, इस तरह से। वैसे ही एम क्या होगा, एम जो होगा वो वाई अपॉन आर, और जो आपका एन है वो जेड अपॉन आर होगा। तो ये वो कंसेप्ट है जो अपन को इसमें यूज़ करना है ना, ये तीन चार कंसेप्ट अपने को यूज़ करने हैं। बाकी डेफिनेशन से इसकी बेसिक, और डेफिनेशन पे भी कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं, है ना, वो हम देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपकी एक्सरसाइज का कंटेंट रहेगा। तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। ये मैग्नीट्यूड निकालने के लिए बोल रहा है। मैग्नीट्यूड मतलब कि सिंपल, जैसे कोई वेक्टर अगर आई जे के दे रखा है तो इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर करके आपको ऐड करना होता है, उसका रूट लेना होता है, तो आपको उसका मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। तो आई प्लस जे प्लस के अगर आपको दिया हुआ है तो उसका मैग्नीट्यूड ए क्या होगा, अंडर रूट ऑफ आई का कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं है मतलब 1 है, जे का कुछ नहीं है मतलब 1 है, के का भी कुछ नहीं है मतलब क्या है, 1 है। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, √3। ये आपका आंसर है। सेकंड नंबर पे जो बी वेक्टर अपने को दे रखा है वो दे रखा है 2i माइनस 7j माइनस 3k। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, b इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2 दे रखा है तो 2 का स्क्वायर, 7 दे रखा है तो 7 का स्क्वायर, 3 दे रखा है तो 3 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा, 7 7 जा 49 और 10 59, एक कम कर दो 58 और 4 62। तो ये रूट ऑफ 62 आ रहा है, जिसको अपन बार बार तो ले नहीं सकते, यही अपना आंसर है। सी जो है वो थोड़ा अजीब सा है, 1/√3i प्लस 1/√3j माइनस 1/√3k। देखो मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 1/√3 का स्क्वायर, 1/√3 का स्क्वायर, और एक और 1/√3 का स्क्वायर, और एक और थर्ड वाला भी क्या है, 1/√3 का स्क्वायर। ये माइनस में तो आप माइनस में लिख सकते हो, पर स्क्वायर होने के बाद ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये तो इसलिए कोई लफड़ा वाली बात नहीं है। देखो 1/√3 1/√3 1/√3 का स्क्वायर 1/3 होता है, तो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 इट इज 3/3, इट इज 1। तो इसका आंसर जो आएगा वो कितना आएगा बच्चों, 1 आएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। आपको क्या करना है, ऐसे दो वेक्टर लिखने हैं जिनका मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम हो, बट वो वेक्टर डिफरेंट हो। तो बहुत ही सिंपल है। देखो, एक अपन लिखते हैं आई प्लस 2j प्लस 3k। ठीक है ना, ये अपना एक वेक्टर हो गया। देखो इसका मैग्नीट्यूड अगर आप निकालोगे तो कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर 9 10 11 12 13 और एक 14, तो √14 आएगा। अब मान लो कि मैं एक और बी वेक्टर लिखता हूँ, है ना, इसमें जरा सा चेंज करूंगा मैं, 2i प्लस जे प्लस 3k। अब अगर आप इसका मैग्नीट्यूड निकालते हो बच्चों तो वो भी वही आएगा। देखो 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर करोगे तो √14 आएगा। तो ये वेक्टर दोनों सेम नहीं है, दे बोथ आर द डिफरेंट वेक्टर, दोनों अलग अलग है, परंतु दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। तो ऐसे कितने भी वेक्टर लिखे जा सकते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से लिख सकते हो। राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शंस। देखो दो ऐसे वेक्टर लिखेंगे डायरेक्शन सेम है, तो मोटा मोटी बोले तो आपको पैरेलल वेक्टर लिखना है। ठीक है ना, पैरेलल वेक्टर, क्योंकि पैरेलल वेक्टर होंगे तो डायरेक्शन क्या होगी उनकी, सेम ही होगी, बट डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, ये कंपलसरी है।
तो देखो डायरेक्शन सेम के मैं एक वेक्टर लिखता हूँ, जैसे ए वेक्टर मैंने लिखा, ठीक है, मैं इसको लिखता हूँ आई प्लस 2j प्लस 3k। बच्चों थोड़ा ध्यान से देखना कि मैं बी वेक्टर लिख रहा हूँ जो इसके पैरेलल में है, मतलब इसकी डायरेक्शन सेम ही आएगी। वो मैं लिखता हूँ 2i प्लस 4j प्लस 6k। बताइए मैंने क्या किया, मैंने एक्चुअली में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ए वेक्टर को। अब बी वेक्टर जो है वो ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर है, तो देखा जाए तो बी वेक्टर और ए वेक्टर अलग अलग वेक्टर है, क्योंकि बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो अलग आएगा और ए का जो मैग्नीट्यूड है वो अलग आएगा, बट दोनों की डायरेक्शन सेम है। दे आर नॉट द इक्वल वेक्टर, बट इनकी डायरेक्शन क्या है, सेम है। डायरेक्शन आप देखोगे तो सेम है, ठीक है ना। यहाँ पर अगर आप इनमें से किसी की भी डायरेक्शन निकालते हो, ऊपर ऊपर वाले में से और नीचे वाले में से डायरेक्शन निकालते हो, तो आपको सेम ही आंसर मिलेगा। क्लियर है। और इसका जो रीज़न है वो इनके डायरेक्शन रेशियोज है। देखो मैं आपको डायरेक्शन रेशियो निकाल के दिखाता हूँ। जैसे एक के जो डायरेक्शन रेशियो आएंगे वो आएंगे 1:2:3, ठीक है, ये डायरेक्शन रेशियो होंगे। कैसे पता पड़ रहा है, देखो इसका कोफिशिएंट आई का 1 है, जे का 2 है और के का 3 है। वैसे ही अगर मैं बी वेक्टर के निकालता हूँ डायरेक्शन रेशियो, तो वो मुझे मिलेंगे 2:4:6। ये अपने को डायरेक्शन रेशियो मिल रहा है। अब यहाँ पे मैं इसको कैंसिल आउट कर सकता हूँ, देखो पूरा 2 से कट जाएगा, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो ये आंसर और ये आंसर में चेंज क्या है बताओ मुझे, कोई चेंज नहीं है। डायरेक्शन रेशियो आपके क्या है बच्चों, सेम ही आए हैं, ठीक है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई सो दैट द वेक्टर 2i प्लस 3j जो है वो बराबर है, इक्वल आर इक्वल किसके बराबर है, एक्स आई प्लस वाई जे के। तो बच्चों दो वेक्टर बराबर तभी होते हैं जब उनके कोफिशिएंट भी आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो इसका मतलब x किसके बराबर हो जाएगा, 2 के, और y किसके बराबर हो जाएगा, 3 के। ये इसका आंसर है। फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट। आपको स्केलर कंपोनेंट और वेक्टर कंपोनेंट निकालना है ऑफ द वेक्टर जिसके इनिशियल पॉइंट, देखो इनिशियल पॉइंट को आप a मान लीजिए, वो 2 1 दे रखा है, ठीक है, और जो फाइनल पॉइंट इसने बोला है वो इसने बोला है टर्मिनल पॉइंट मतलब फाइनल पॉइंट -5 7। तो देखो बच्चों इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, फाइनल पॉइंट को आप बी मान लीजिए, तो यहाँ पर जो अपना वेक्टर बन के आ रहा है वो कौन सा वेक्टर है, ए बी वेक्टर है। अब ए बी वेक्टर निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि हमेशा फाइनल को माइनस करना पड़ता है किससे, इनिशियल से। आप कहाँ से कहाँ जा रहे हो ये थोड़ा मायने रखता है, ठीक है। अगर आप ए से बी जा रहे हो, क्योंकि इसने बोला है कि इनिशियल पॉइंट को मैंने ए मान लिया है, फाइनल पॉइंट को मैंने बी मान लिया है, तो उसका मतलब ए से बी जा रहे हो। तो ए से बी जा रहे हो तो आपका ए बी वेक्टर क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए फाइनल, यानी कि बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। जहाँ पे ए वेक्टर क्या होगा आपका, तो 2 और 1 अगर इसके कोऑर्डिनेट्स है तो 2i प्लस 1j, या खाली जे भी आप लिख सकते थे। और बी वेक्टर क्या हो जाएगा बच्चों, -5i प्लस 7j, ठीक है ना, -5i प्लस 7j। जो सबसे पहला कोऑर्डिनेट होता है, पहला कोऑर्डिनेट x का होता है, दूसरा कोऑर्डिनेट y का होता है, अगर तीसरा अगर लिखा हो तो वो z का होता है ना। अब यार नहीं है तो मतलब x और y है खाली। तो आपका ए बी वेक्टर आप निकाल सकते हो आराम से। कितना हो जाएगा बी वेक्टर, यानी कि -5i प्लस 7j से माइनस कर दो आप 2i प्लस j को, तो होगा क्या बच्चों, i से i माइनस होगा, तो -5 से 2 माइनस होगा और 7 से 1 माइनस होगा, ठीक है। तो -5 -2 -7i, और 7 से 1 गया तो 6j। डेट इज योर रिक्वायर्ड ए बी वेक्टर। सॉरी, अपने को तो वेक्टर निकालना नहीं है, कंपोनेंट निकालना है। तो देखो स्केलर कंपोनेंट जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे -7 एंड 6, ये स्केलर कंपोनेंट है। और जो वेक्टर कंपोनेंट इसके होंगे वो होंगे -7i एंड 6j। क्लियर, ये इसका आंसर होगा ना, दैट इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन। फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर्स ए बी एंड सी। तीन वेक्टर का सम निकालना है आपको। आपको पता है कि सिंपल एडिशन करना है, ए प्लस बी प्लस सी। तो ए कितना है आपका, आई माइनस 2j प्लस के, से बी को ऐड करना है, बी कितना है आपका -2i प्लस 4j प्लस 5k को अपने को सी से ऐड करना है, और सी है अपना i -6j -7k। तो देखो ऐड कैसे होगा, आई से आई ऐड होगा जैसे जे, और कैसे के ऐड होगा, ये नियम है, इसको आपको ध्यान रखना है, नियम आपको भूलना नहीं है। तो देखो आई के पास कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 1 -2,
प्लस 1, ये तो अपने आई का हिसाब हो जाएगा, प्लस जे का हिसाब क्या होगा -2 प्लस 4 -6, ये अपना जे का हिसाब है, प्लस के का भी देख लो 1 प्लस 5 -7, ये के का हिसाब किताब। तो जोड़ देंगे इसको, देख लेंगे आप, 1 + 1 2, 2 - 2 0, तो 0 आई बच रहा है। फिर यहाँ पर 6 और 2 8, -8 में से 4 गया तो -4, -4 ठीक है। फिर अगला तो 5 और 1 6, 7 में से 6 गया तो -1 के, या -k भी आप इसको बोल सकते हो, डेट इज अ सम ऑफ वेक्टर। तो ये जो है ना, ये अपना एक्चुअली a + b + c, सिंपल सम करना है, माइनस नहीं करना है, बाकी साइन भी चेंज हो जाते हैं माइनस के अंदर। सम के अंदर कोई लफड़ा नहीं, सिंपल आपको जोड़ना है, आई से आई को जोड़ना है, जे से जे और के से के को। 7वां क्वेश्चन है आपका, यूनिट वेक्टर निकालना है इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। एक वेक्टर आपको दे रखा है, उसकी डायरेक्शन में आपको यूनिट वेक्टर निकालना है। तो बच्चों सीधा सीधा इसका मतलब ये है कि जो ये वेक्टर आपको दे रखा है, आपको इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे ए कैप अगर मुझे निकालना है तो ये होगा वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ए वेक्टर अपॉन ए। तो गिवन वेक्टर का मैग्नीट्यूड आप निकाल दीजिए, मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, देखो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड आपका होगा ए बराबर √ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 5 और 1 6, तो √6 आपका मैग्नीट्यूड है। तो यूनिट वेक्टर यानी ए कैप कितना हो जाएगा, देखो वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड है, तो वेक्टर है आपका आई प्लस जे प्लस 2 के, और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है बच्चों, √6। तो कितना आ जाएगा फाइनल आंसर, 1/√6 आई प्लस 1/√6 जे प्लस 2/√6 के, ये अपना रिक्वायर्ड आंसर है। अलग ढंग से लिख देता हूँ मैं, रिक्वायर्ड आंसर क्या है, 1/√6 आई प्लस 1/√6 जे प्लस 2/√6 के, ये अपना रिक्वायर्ड आंसर है। क्लियर सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th, आपको एक यूनिट वेक्टर निकालना है वंस अगेन, ठीक है, जिसकी यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ पी क्यू, मतलब आपको पी क्यू निकालना है। वह पी एंड क्यू, देखो पी और क्यू पॉइंट आपको दे रखे हैं, पी पॉइंट जो है वो 1 2 3 है, और जो क्यू पॉइंट है वो 4 5 6 है रेस्पेक्टिवली, लिखा हुआ है यहाँ पर। तो इसका मतलब पी वेक्टर क्या बन के आएगा, देखो आई प्लस 2 जे प्लस 3 के, ये अपना पी वेक्टर हो जाएगा। और क्यू वेक्टर क्या बन के आएगा बच्चों, 4i प्लस 5j प्लस 6k, ये अपना क्यू वेक्टर होगा। तो पी क्यू वेक्टर क्या बन के आएगा, देखो पी क्यू वेक्टर, फिर से रिपीट करता हूँ, अगर पी क्यू वेक्टर लिखा है मतलब पी से क्यू जा रहे हो, तो क्यू फाइनल है, तो क्यू वेक्टर माइनस पी वेक्टर होगा, ठीक है ना। तो क्यू कितना हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ इस बार, जो 4 है उससे 1 माइनस हो रहा है, ठीक है ना। तो 4 - 1 का आई, 4 - 1 का आई प्लस 5 - 2 का जे प्लस 6 - 3 का के, तो आपको पी क्यू वैक्टर फाइनली मिल जाएगा, जो कि होगा 4 - 1 दैट इज 3i प्लस 5 - 2 यानी कि 3j प्लस 6 - 3 यानी कि 3k। तो ये जो आपको मिला है आपका पी क्यू है, बट ये अपना आंसर नहीं है, अपने को आगे भी सॉल्व करना है। आगे ये बोल रहा है कि यूनिट वेक्टर निकालना है। देखो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला सबको पता है, यूनिट वेक्टर का क्या हो जाएगा, वेक्टर को डिवाइड कर दो उसके मैग्नीट्यूड से। तो वेक्टर कितना है आपका, 3i प्लस 3j प्लस 3k को डिवाइड करो उसके मैग्नीट्यूड से, तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, √ऑफ, ये पे निकाल सकते, मतलब डायरेक्ट निकाल दो आप मैग्नीट्यूड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो ऊपर तो एज इट इज ही रहेगा, 3i प्लस 3j प्लस 3k, और नीचे आप देखोगे तो 3 का स्क्वायर 3 बार 3 बाहर आ जाएगा, तो अंदर 1 + 1 + 1 3 बचेगा, यानी कि √3 हो जाएगा। तो 3 √3 आपको मिलेगा। तो आप जब इसको सबके रेस्पेक्ट में डिवाइड करोगे, सबके रेस्पेक्ट मतलब ये 3 √3 को आप आई से, जे से और के तीनों से डिवाइड करोगे, सबसे 3 कैंसल आउट हो रहा है, तो क्या बच रहा है, तो 1/√3 ऑफ आई प्लस 1/√3 ऑफ जे प्लस 1/√3 ऑफ के, ये अपना आंसर बच रहा है, एंड यही अपना रिक्वायर्ड आंसर है। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फॉर द गिवन वेक्टर, आपको एक वेक्टर दे रखा है a = 2i - j + 2k, और b भी आपको दे रखा है।
फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए प्लस बी। ए प्लस बी की डायरेक्शन में आपको यूनिट वेक्टर निकालना है, मतलब ए प्लस बी निकाल के यूनिट वेक्टर निकालना है। तो देखो आप मान लो लेट सी जो है वो ए प्लस बी है, ठीक है, सी को आप ए प्लस बी मान लो। तो देखो ए और बी कितना है आपको दिख ही रहा होगा, ए आपका है 2i माइनस जे प्लस 2k, और जो बी है आपका वो है माइनस आई प्लस जे माइनस के। तो अब इनको जोड़ दो, सिंपल जोड़ना है। तो 2 माइनस 1 दैट इज 1, यानी कि आई बचेगा, ठीक है, और माइनस जे प्लस जे यानी कि 0 हो जाएगा, तो 0 जे, और दो में से एक गया तो एक, यानी प्लस का ये अपना सी वेक्टर हो गया, ठीक है ना, ये अपना सी वेक्टर। अब क्या करना है अपने को, इसकी डायरेक्शन मतलब इसी के अकॉर्डिंग है ना, सी क्या है, सी इज ए प्लस बी, तो हमको ए प्लस बी की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है, मतलब हमको सी की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है। तो सी का यूनिट वेक्टर निकाल दो सीधा, तो सी वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, तो वेक्टर क्या है आई प्लस 0 जे प्लस के, ठीक है, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, क्या बचेगा आई प्लस, अब इस 0 जे को हटे दो यार, 0 जे का कोई काम नहीं है, आई प्लस के बच रहा है बस, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 और 1 यानी रूट 2 आ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा सीधा सीधा 1/√2 ऑफ आई, है ना, और 1/√2 ऑफ के। जे जो है वो 0 हो चुका है, ठीक है ना, तो क्योंकि जे 0 हो चुका है तो वो आंसर का पार्ट नहीं रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। फाइंड द यूनिट वेक्टर, सॉरी फाइंड द वेक्टर, वेक्टर सिंपल वेक्टर निकालना है इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर 5i माइनस जे प्लस 2k विच हैज मैग्नीट्यूड 8 यूनिट। तो 8 यूनिट का मैग्नीट्यूड निकालना है आपको। बच्चों मैं क्लियर कर दूं, आपको ये क्वेश्चन इस तरह से पूछ रहा है कि कोई वेक्टर होगा, उस वेक्टर का उस वेक्टर की डायरेक्शन में आपको 8 यूनिट का क्या निकालना है, वेक्टर निकालना है। तो आप इसको ऐसे करोगे कि आप क्या है कि 1 यूनिट का वेक्टर निकालोगे, जैसे ये आपका वेक्टर है, कोई वेक्टर है एरा गेरा, और उसके डायरेक्शन में आपने एक यूनिट वेक्टर निकाला, क्या निकाला आपने, यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर को आप मल्टीप्लाई कर दो अगर 8 से, तो आपको वो 8 यूनिट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, मिल जाएगा। समझ रही बात, 8 यूनिट का मैग्नीट्यूड कैसे मिलेगा आपको, आप इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो, यूनिट मतलब यूनिट वेक्टर मतलब 1, 1 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आ जाएगा। तो आपको करना ही है कि पहले 1 यानी कि यूनिट वेक्टर निकालना है, और फिर उसको 8 से मल्टीप्लाई करना है, ताकि आपको 8 यूनिट का वेक्टर मिल जाए। तो इसका मतलब ले देखिए हमको यूनिट वेक्टर तो अभी भी निकालना ही है। तो यूनिट वेक्टर क्या होगा, देखो जो दे रखा है उसको आप ए वेक्टर मान लो, तो आपका ए वेक्टर हो जाएगा 5i माइनस जे प्लस 2k, ठीक है, आपका ए वेक्टर हो गया, के ऊपर कैप लग रहा है, सब जगह कैप लग रहा है, तो एक कैप कितना हो जाएगा, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर तो अपना 5i माइनस जे प्लस 2k है, उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, तो अंडर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। 5 इसका कोफिशिएंट है आई का, 1 जो है वो जे का कोफिशिएंट है, और 2 जो है वो के का है। माइनस देखो जे का कोफिशिएंट माइनस जे है, -1 है मतलब, लेकिन स्क्वायर में माइनस प्लस एक ही बात होती है, तो अपने को डबल डबल करने की कुछ ज़रूरत नहीं है, एक ही बात होती है, तो एक ही तरीके से सॉल्व करना है। तो अब देखो मेरी बात सुनो, ए कैप तो आपको ईजिली मिल जाएगा ना, 5i माइनस जे प्लस 2k, इधर से 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, 2 का स्क्वायर 4 29 और 31, तो √30 आपको मिलेगा यहाँ पर। बच्चों ए कैप तो आपको मिल चुका है, अब यहाँ पर आपको क्या निकालना है 8 मैग्नीट्यूड का। तो आपने जो ये वेक्टर निकाला है ना ए कैप, इसका मैग्नीट्यूड जो है वो कितना है 1 है, क्योंकि यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है 1 है। अगर आप इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको रिक्वायर्ड वेक्टर मिल जाएगा। तो आपका जो रिक्वायर्ड वेक्टर है वो क्या होगा, 8 से मल्टीप्लाई कर दो किसको, ए कैप को, ठीक है, तो 8 से मल्टीप्लाई कर दो ए कैप को, ए कैप कितना है आपका, ए कैप कितना है आपका, देखो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम 5i माइनस जे प्लस 2k डिवाइडेड बाय √30, ये अपना मन क्या आएगा। तो 8 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो और आपको सीधे ही सीधा आंसर मिल रहा है। जब आपका रिक्वायर्ड वेक्टर होगा 8 पंजे 40, यानी 40√30 ऑफ आई, फिर 8 एकम 8, तो 8/√30 ऑफ जे प्लस 8 दूनी 16, 16/√30 ऑफ के
इज द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। 11th, शो दैट द वेक्टर्स आर कोलिनियर। देखो आपको दो वेक्टर्स दे रखे हैं और आपको शो करना है कि वो कोलिनियर है। तो एक वेक्टर को तो आप ए मान लो, 2y माइनस 3j प्लस 4k। दूसरे को आप बी मान लीजिए, -4i प्लस 6j माइनस 8k। देखो ये कोलिनियर होंगे या फिर यूँ बोल दो कि ये पैरेलल होंगे अगर a1 अपॉन b1 इज इक्वल्स टू a2 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू a3 अपॉन b3। इस कंडीशन को ये फॉलो करेंगे। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, इनको पर्टिकुलर डिवाइड कर लेते हैं। जैसे a1 अपॉन a2 क्या आएगा, b1 अपॉन b2 क्या आएगा, चेक कर लेते हैं। a1 अपॉन a2 क्या आएगा, 2/-4। ठीक है, डेट इज माइनस का 1/2। वैसे b1 अपॉन b2 क्या आएगा, b1 अपॉन b2 भी क्या आएगा, -3/6 है ना, या -3 और ये 6, तो ये भी माइनस का 1/2 ही आ रहा है। अब बस आप, अरे b1 अपॉन b2 का सा आ गया, ये मेरे से मिस्टेक हो गई, थोड़ी सी लिखने की गलती हो गई है, मैं इसको करेक्ट कर लेता हूँ। ABC दिमाग में रह गया। देखो a1 अपॉन b1, a1 अपॉन b1 आपका ये आ जाएगा, और ये a2 अपॉन b2, और लास्ट है a3 अपॉन b3। ठीक है, तो a3 अपॉन b3 कितना आ जाएगा, 4/-8, जो भी कट कुटा के -1/2 ही आएगा। तो अगर आप देखोगे तो तीनों का आंसर सेम ही आया है, यानी a1 अपॉन b1 बराबर आया है a2 अपॉन b2 के, और ये बराबर है a3 अपॉन b3 के, जहाँ पे a1 a2 a3 जो है वो कोफिशिएंट ऑफ a वेक्टर है, और b1 b2 b3 आर द कोफिशिएंट ऑफ b वेक्टर। ठीक है, तो यस कोलिनियर, क्योंकि ये कंडीशन तभी जस्टिफाई होती है जब वेक्टर्स पैरेलल होते हैं। ठीक है ना, और इवन एक ही डायरेक्शन में होते हैं। अगर इसको एक ही डायरेक्शन का प्रूव करना होता तो थोड़ा सा अपने को अलग तरीके से करना पड़ता, वैसे भी अपन कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर। एक वेक्टर आपको दे रखा है, उसको आप ए वेक्टर मान लीजिए, i प्लस 2j प्लस 3k। आपको बोल रहा है कि इसके डायरेक्शन कोसाइन आपको निकालने हैं। मतलब डायरेक्शन कोसाइन अपन कैसे निकालते हैं, बहुत ही सिंपल है। आपको एल एम एन निकालना है, एल एम और एन आपको निकालना है, जहाँ पे एल का फॉर्मूला होता है बच्चों क्या, जैसे कि देखो मैं आपको एक बार क्लियर कर देता हूँ। अगर ए वेक्टर ऐसे लिखा हो xi प्लस वाई जे प्लस जेड के, तो उस केस में जो फॉर्मूला होता है वो होता है x अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, डेट इज ए। यहाँ पर ए क्या होगा, तो ए अपन निकाल देते हैं, भले ए तो अपना निकल जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, इसका कोफिशिएंट, इसका और ये वाला कोफिशिएंट, तीनों का स्क्वायर करेंगे। 3 का स्क्वायर 9, 10, 11, 12, 13 और 14, तो ए तो आपका √14 आ रहा है। फिर एल आपको क्लियर है। वैसे ही एल के बाद में एम कैसे निकलेगा, एम के लिए वाई अपॉन ए करेंगे, और अगर आपको एन निकालना है तो एन के लिए जेड अपॉन ए करेंगे। ठीक है, तो बारी बारी से निकल जाएगा। देखो एक्स वाई जेड क्या है, तो मैं लिटरली क्लियर कर दूं। एक्स जो है वो यहाँ पर फ्रॉम अबव एक्स जो है वो आपका 1 है, वाई जो है वो आपका 2 है, और जेड जो है वो आपका 3 है। साइन के साथ रखना पड़ता है बच्चों, ये सब प्लस में है तो मैंने प्लस में ही लिया है, आगे साइन के साथ ही आपको इसको यूज़ करना है। ठीक है, ये तीनों हो गए। अब आप इजीली एल एम एन निकाल सकते हो। देखो एल क्या होगा, एक्स अपॉन ए, यानी कि 1/√14। ठीक, वैसे ही एम क्या होगा आपका, y/a यानी कि 2/√14, और लास्ट एन क्या होगा आपका, z/a यानी कि 3/√14। तो आपके जो डायरेक्शन रेशियो आ जाएंगे वो क्या क्या आएंगे, 1 अपॉन डायरेक्शन कोसाइन, सॉरी, 1/√14, 2/√14 और 3/√14 इज द रिक्वायर्ड आंसर। ये अपना आंसर है। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बट इसको समझाने में थोड़ा अजीब सा लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 13th, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट्स a एंड b डायरेक्टेड फ्रॉम a टू b। ए आपको जो वेक्टर बन के आएगा वो कितना बन के आएगा, देखो पॉइंट आपको क्या दे रखे हैं, 1, 2 एंड -3, तो वेक्टर क्या होगा, i प्लस 2j माइनस 3k, ये आपका ए वेक्टर होगा। फिर बी वेक्टर आपका क्या बन के आएगा बच्चों,
-1i यानी -i -2j प्लस k, ये आपका ए और बी वेक्टर बन के आएगा। अब जो वेक्टर हमको निकालना है वो ए से बी की तरफ है, तो ए से बी की तरफ है तो हम उसको क्या बोलेंगे, ए बी वेक्टर बोलेंगे। पर एक इम्पोर्टेंट बात, ए बी वेक्टर क्या होना चाहिए, अगर वो ए से बी की तरफ है तो आप उसको b माइनस ए लिखोगे। अगर वो ए से बी की तरफ है तो आप उसको क्या लिखोगे, b माइनस ए, क्योंकि हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल ही करना होता है। तो b जो है आपका -i -2j प्लस के को माइनस करोगे आप i +2j -3k के साथ, तो आपका ए बी वेक्टर कितना बन के आएगा, देखो -1 से -1 करेंगे तो माइनस का 2i हो जाएगा, इधर -2 से अपन -2 करेंगे तो माइनस का 4j हो जाएगा, इधर k से अपन प्लस का 3k करेंगे तो प्लस का 4k हो जाएगा। तो ये मेरा ए बी वेक्टर बन के आ जाएगा बच्चों। अब हमको इसके क्या निकालना है, डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, तो आप इसका मैग्नीट्यूड निकाल दो, जो कितना आएगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है कोफिशिएंट को। अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 4 चौक 16, 16 16 दूनी 32, 32 और 4 36 हो रहा है, यानी कि √36 होगा, और करेंगे तो 6 आएगा। सो डायरेक्शन कोसाइन LMN कैसे निकलेगा, L जो होगा वो क्या होना चाहिए, -2/6, M क्या होना चाहिए, -4/6, और N क्या होना चाहिए, 4/6, ठीक है ना। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे फाइनली तो आपका LMN आपको मिल जाएगा। देखो -2/6 का आपको मिलेगा, -2/6 का आपको मिलेगा माइनस का 1/3, इसका आपको मिलेगा माइनस का 2/3, माइनस का 2/3, 2 2 जा 4, 2 2 जा 6, और इसका आपको सिंपल प्लस का 2/3 मिलेगा। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन 14th पे। Show that the vectors I plus j plus k is equally inclined on the axis ox, oy and oz। देखो ox, oy, oz क्या होता है, जैसे अपन ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम को तैयार करते हैं, इसमें ये x होता है, ये y होता है, और अगर ये z होता है और ये सेंटर अपना o है, तो ox, oy और oz के एंगल की बात कर रहा है, ठीक है ना। मतलब जो अपना वेक्टर है उसका जो एंगल है x के साथ, y के साथ और z के साथ, तो ox, oy और OZ के साथ एंगल जो बनेगा वो ये पूछ रहा है कि इक्वली इंक्लाइन मतलब एंगल बराबर है। तो OX का एंगल अल्फा होता है, OY का बीटा और OZ का गामा होता है। तो आप क्या करोगे, आपको जो सबसे सिंपल आता है वो आप करोगे। आप यहाँ पे कॉस अल्फा निकाल दो, यहाँ पे कॉस बीटा निकाल दो, और यहाँ पे कॉस गामा निकाल के आप चेक कर लो कि तीनों बराबर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो शुरू हो जाते हैं अपन। जो वेक्टर हमको दे रखा है वो कितना है, I प्लस जे प्लस के, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा बच्चों, अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, डेट इज √3, ये इसका मैग्नीट्यूड है, ठीक है। तो अब आपको पता है ये कॉस अल्फा क्या होगा, तो कॉस अल्फा जो होता है वो होता है x/a, यानी कि 1/√3। कॉस बीटा क्या होगा, कॉस बीटा y/a होता है, तो y जो है यानी वो भी 1 ही है, तो 1/√3। y जो होता है वो j से अटैच होता है, x जो होता है वो i से अटैच होता है, और जो z है वो k से अटैच होगा। कॉस गामा क्या होगा बच्चों, z/a, z/a यानी कि 1/√3। तो मुझे लगता है कि तीनों बराबर ही आ रहे हैं, है ना। आप लिख दोगे कि कॉस अल्फा बराबर कॉस बीटा इज इक्वल्स टू कॉस गामा, तो दे आर इक्वली इंक्लाइंड, दे आर इक्वली इंक्लाइंड, है ना। आपको ये शो करना था तो आपने कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा निकाल के शो कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, फाइंड द पोजीशन वेक्टर। आपको पोजीशन वेक्टर यानी आर वेक्टर निकालना है ऑफ अ पॉइंट आर विच डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू। तो पी और क्यू के आपको पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं। पी आपको दे रखा है आई प्लस 2j माइनस के, और क्यू जो है वो आपको दे रखा है -i प्लस जे प्लस के, ठीक है, इन द रेशियो। अब रेशियो आपको दे रखा है, यानी m/n जो है वो आपको कितना दे रखा है, 2:1 दे रखा है। अब देखो फॉर्मूला तो आपको वैसे ही पता होगा, एक बार इंटरनल सॉल्व करते हैं अपन, फिर एक्सटर्नल करेंगे। तो जब इंटरनल डिवीजन आप करते हो तो आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, जैसे देखो p अपना यहाँ है,
और Q अपना यहाँ है, और P और Q को कोई R इंटरनल डिवीजन कर रहा है 2 और 1 में, ठीक है ना, 2 और 1 में इंटरनल क्या कर रहा है, उसका डिवीजन कर रहा है। तो इसका मतलब ये होना चाहिए यहाँ पर कि 1 जो है वो P से मल्टीप्लाई, मतलब कि क्या होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है, जो 1 है वो P से मल्टीप्लाई करेगा, जो 2 है वो Q से मल्टीप्लाई करेगा, और डिवाइडेड बाय 1+2, ठीक है ना। फॉर्मूला तो सभी को पता होगा, एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर अपॉन एम प्लस एन, ठीक है, उसी फॉर्मूले के बेस पे करेंगे अपन। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। इंटरनल डिवीजन है, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ मैं। 1 जो है अपोजिट में होता है ना बच्चों, अपोजिट में होता है। 1 जो है वो P से क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा, 2 जो है वो Q से करेगा, यहाँ पे ये Q है ना, ये अपना Q है, यहाँ भी लिखा है मैंने, यहाँ भी लिख सकते हो। तो 2 जो है वो Q से करेगा, डिवाइडेड बाय 2, और रेशियो को अपने को डिवाइड करना ही होता है, सभी को पता है। तो देखो क्या आएगा, 1 को मल्टीप्लाई कर दो आप P से, यानी कि I प्लस 2J माइनस K से, प्लस 2 को मल्टीप्लाई कर दो आप Q से, यानी कि माइनस I प्लस J प्लस K से, और इस होल को आपको डिवाइड करना पड़ेगा 2 + 1 यानी कि 3 से। तो कितना आएगा देखो, यहाँ तो I प्लस 2J माइनस K ही आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा -2I प्लस 2J प्लस 2K, और ये होल डिवाइड हो रहा है किससे, आपका 3 से। एक स्टेप और करेंगे और हमको आंसर मिल जाएगा। तो देखो -2I से I गया तो माइनस का I बचेगा, माइनस का I, ठीक है। फिर उसके बाद में 2J से 2J आप ऐड करोगे तो 4J, तो प्लस 4J। फिर लास्ट स्टेप है -K से 2K, यानी कि प्लस का K बचेगा, प्लस का K, और ये होल डिवाइड किससे हो रहा है, 3 से। ये जो निकल के आया ये अपना R वेक्टर, इंटरनल डिवीजन है ना, इंटरनल डिवीजन में ये अपना R वेक्टर निकल के आया। अपन सॉल्व कर रहे हैं R वेक्टर के लिए, ठीक है ना। R वेक्टर यानी कि पोजीशन वेक्टर अपने को निकालना है। R आप उसको R नाम दो, भले कुछ और नाम दो, जैसे आपकी इच्छा। सेकंड आपको सॉल्व करना है एक्सटर्नल डिवीजन के लिए। अच्छा, इस आंसर को आप ऐसे भी लिख सकते हो, -1/3I प्लस 4/3J प्लस 1/3K, ठीक है। इस फॉर्मेट में उसको लिखा जाता है मोस्टली। चलो एक्सटर्नल डिवीजन सॉल्व कर लेते हैं अपन। सेम वेक्टर से P और Q, लेकिन एक्सटर्नल डिवीजन हो रहा है, यानी कि P और Q जो है वो इस बार एक्सटर्नली डिवाइड हो रहे हैं ना। एक्सटर्नली अपन क्या कर रहे हैं, उसको डिवाइड कर रहे हैं। P को यहाँ से हटा देते हैं अपन। तो R वेक्टर इस बार यहाँ है ना, ये अपना R है, और ये अपना P, और ये अपना Q, और यहाँ से इस बार डिवीजन जो हो रहा है वो कैसा हो रहा है बच्चों, एक्सटर्नल डिवीजन है। तो ये 1 और ये आपका पूरा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि 1:2, 2:1 में डिवाइड हो रहा था, 2:1 हो रहा है। तो इसको अपन उल्टा कर देते हैं, P और Q की जब पोजिशन अपन चेंज कर देते हैं, ठीक है। ये अपना Q और ये अपना P, ठीक है। ये 2:1 में इनका डिवीजन हो चुका है। तो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। देखो मैं आपको एक सिंपल भाषा में समझाऊँ, अगर डायग्राम वगैरह आपके समझ में नहीं आते हैं, तो आपको जो आपने कंसेप्ट यूज़ किया है इंटरनल में, जो कंसेप्ट आपने इंटरनल में यूज़ किया है वही कंसेप्ट आपको यूज़ करना है, बस प्लस की जगह आपको माइनस लगा देना है। यानी कि यहाँ पे आप क्या करने वाले हो, 1P वेक्टर माइनस, क्या करोगे आप, माइनस कर दोगे, ठीक है ना, माइनस कर दोगे 2Q वेक्टर, -2Q वेक्टर डिवाइडेड बाय, ठीक है ना। पहले आपने 1+2 किया था, अब आप 1 - 2 कर दीजिए। क्लियर है, ये एग्जैक्टली यही करना। आप इसको उल्टा भी कर सकते हो, यानी कि 2Q वेक्टर -1P वेक्टर अपॉन 2 - 1, बात एक ही होती है, दोनों का मतलब एक ही होता है बच्चों, ठीक है ना, कोई ज़्यादा विशेष फर्क इसमें नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं अपन R डैश का वेक्टर कितना बन के आएगा। तो वही वैल्यूज पुट करनी है एज इट इज़, है ना, एज इट इज़ ही रखना है इसको, तो क्या उठा के रख दो एज इट इज़। तो मैं सीधा लिख रहा हूँ, तो 1 प्लस 2J प्लस 1 माइनस K माइनस 2 -I प्लस J प्लस K एंड डिवाइडेड बाय 1 - 2 दैट इज -1, ठीक है ना। तो -1 आता है तो वैसे बात बराबर ही हो जाती है। तो R डैश का जो वेक्टर आ रहा है वो कितना आ रहा है देखो, यहाँ पर I 1I, यानी 1 माइनस और 2 प्लस हो जाएगा, तो 2 और 1 3 हो जाएगा, तो 3I, ठीक है। वैसे यहाँ 2J है, और यहाँ पर देखो -J आ रहा है, तो 2J - 2J
प्लस का 2j माइनस 2j क्या बचेगा, 0j बचेगा। ठीक है, फिर माइनस के माइनस का 2k, तो डेट इज माइनस का 3k डिवाइडेड बाय -1। -1 को भी सॉल्व करेंगे तो अपने को मिल जाएगा फाइनली माइनस का 3i माइनस का 0j प्लस का 3k, एंड दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस। देखो मिड पॉइंट का जो वेक्टर है, मिड पॉइंट का जो वेक्टर है उसकी बात कर रहा है। तो मिड पॉइंट का जो वेक्टर है उसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ये फॉर्मूला होता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बाय 2। दोनों वेक्टर को जोड़ के 2 से डिवाइड करना है। यहाँ पे खैर अपने को पी और क्यू दे रखा है, तो पी प्लस क्यू बाय 2 हो जाएगा। ठीक है ना, तो पी वेक्टर कितना है, देखो पी वेक्टर आपका बनाना पड़ेगा आपको, 2 3 4 है, तो 2i प्लस 3j प्लस 4k ये अपना पी वेक्टर हो जाएगा। और वैसे ही क्यू वेक्टर अपना कितना हो जाएगा, 4i प्लस j माइनस 2k। ठीक है, ये अपना क्यू वेक्टर हो जाएगा। अब क्या करना है हमको, पी और क्यू को जोड़ के 2 से डिवाइड करना है, तो आर वेक्टर कितना हो जाएगा, देखो 2i प्लस 3j प्लस 4k, इसको हमको जोड़ना है 4i प्लस j माइनस 2k से, और हमको इसको डिवाइड कर देना है 2 से। ठीक है, तो कितना आएगा देखो, 4 और 2 6, 6/2 यानी कि 3i। ठीक है, फिर 3 और 1 4, 4/2 यानी कि 2j। ठीक है, फिर लास्ट वाला माइनस है, तो 4 माइनस 2 एंड 2 बचेगा, तो 2/2 1 होता है, तो यानी क्या आ जाएगा, तो ये अपना आर वेक्टर एज ए आंसर आ जाएगा। क्लियर, तो लगभग खत्म होने वाला है सेक्शन अपना ये वाला। कुछ क्वेश्चन इसके बचे होंगे, 2 4 क्वेश्चन और बचे हैं। शो दैट द पॉइंट्स ए बी एंड सी विथ पोजीशन वेक्टर्स दिस दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली फॉर्म द वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। आपको बताना है कि राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टिसेस है या नहीं है। देखो 3 वेक्टर आपको दे रखे हैं। ठीक है, तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ ये क्वेश्चन किस तरह से होगा। सबसे पहले तो आप मेरी बात समझो कि यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। ठीक है ना, यहाँ पे क्या बन रहा है अपना, एक राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स दिए जा रहे हैं अपने को, कहीं ना कहीं अगर आप समझोगे ना, तो ये जो पॉइंट है ए जो है वो कितना है, 3 -4 और -4, तो ये 3 -4 और -4 ये अपना कोऑर्डिनेट्स है। ठीक है, वैसे इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो क्या हो जाएंगे, 2 -1 और 1, 2 -1 और 1 ये अपन ने बी से निकाला है। ठीक है ना, ये अपना ए वेक्टर, ये अपना बी वेक्टर, और वैसे ही सी वेक्टर यहाँ पे आएगा, तो सी वेक्टर के पॉइंट्स क्या क्या है, तो 1 -3 और -5, तो इसके पॉइंट्स है 1, इसको ऊपर लिखना पड़ेगा, जगह नहीं बचेगी यहाँ पे। सी वेक्टर के पॉइंट है 1 -3 और -5। ठीक है ना, ये अपने को इस तरह से इसको सॉल्व करना होगा। तो मेरी बात सुनो, ये होगा ऐसे है कि हमको साइड्स लेनी पड़ेगी, 3 साइड अपने को मिलेगी। ठीक है ना, जैसे आपने ए बी और सी, इसको आप भले पॉइंट की तरह कंसिडर कर लो कि ए बी सी पॉइंट्स है। इफ ए बी सी आर पॉइंट्स, ए बी सी अगर पॉइंट्स है तो हमारी लाइंस क्या बन के आएगी बच्चों, लाइंस क्या बन के आएगी, लाइंस आएगी आपकी क्या, ए बी, एक तो ए बी आएगी, एक आएगी बी सी, और एक आएगी ए सी। तो आपको क्या करना है, ए बी वेक्टर निकालना है ना, ए बी वेक्टर निकालना है, फिर बी सी और फिर ए सी वेक्टर आपको निकालना है। तो सबसे पहले अपन ए बी वेक्टर निकालेंगे। देखो ए बी वेक्टर क्या होना चाहिए, ए से बी पे जा रहे हो, ठीक है ना, तो आप ए से बी पे जाओ या भले बी से ए पे जाओ, बस ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, क्योंकि हमको सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है। जब आपको मैग्नीट्यूड से मतलब होता है ना, तो आप किधर से किधर भी जाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो पहले मैं आपको अप्रोच दे देता हूँ अपन कर क्या रहे हैं यहाँ पर। देखो राइट एंगल ट्राइंगल के अगर ये वर्टिसेस है तो ये पीजीटी को फॉलो करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम, तो इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाएगी इसके लिए। तो अगर ये पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करेंगे तो हमको क्या करना है, तीनों साइड के मैग्नीट्यूड निकालने हैं, ताकि हमको ये पता चल सके कि इनके जो मैग्नीट्यूड है वो पाइथागोरस की कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक एक साइड का वेक्टर निकाल रहे हैं, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो पहले अपन क्या ए बी साइड का वेक्टर निकालते हैं। तो मैं जैसा एग्जैक्टली है वैसे ही कर लेता हूँ। अगर मैं ए बी वेक्टर निकाल रहा हूँ तो मैं ए से बी जा रहा हूँ, यानी 2 - 3 यानी कि माइनस का आई,
फिर -1 + 4, -1 + 4 यानी प्लस का 3j, फिर 1 + 4 यानी कि प्लस का 5k। ये आपका ए बी वेक्टर है। और इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा बच्चों? मैग्नीट्यूड हो जाएगा √1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर 25, 25 और 10 35 यानी 1 कम 34 और आपका 35 हो जाएगा। तो ये आपका √35। वैसे ही अब आपको बी सी निकालना है। ठीक है, तो बी सी वेक्टर क्या बन के आएगा देखो, C1 - 2 दैट इज -i, फिर -3 -1 तो -3 + 1 हो जाएगा, तो माइनस का 2j हो जाएगा। वैसे ही -5 -1 यानी कि -6 ये आपका बचेगा। बी सी का मैग्नीट्यूड क्या आएगा? √1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर 36 और 4 40 और 1 41 √41। फिर आपको लास्ट एक और साइड आपको निकालनी, दैट इज ए सी वेक्टर। तो ए सी वेक्टर क्या आएगा देखो, ए सी वेक्टर जो है वो आपका आएगा, ए से सी पे जा रहे हो आप, तो 1 - 3 दैट इज -2i, और -3 + 4 दैट इज प्लस का j, और -5 + 4 दैट इज माइनस का k। ये आपका ए सी वेक्टर है। और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा यानी कि ए सी, वो होगा √2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 5 और 6 तो √6 आ जाएगा। ठीक, ये √6 आ जाएगा। फिर उसके बाद में देखो तीनों साइड्स आपको मिल चुकी है ना, तो उसका मैग्नीट्यूड भी आपको मिल चुका है। अब देखो यूजिंग पाइथागोरस, यूजिंग पीजीटी, पीजीटी में क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो आप है ना इनमें से किसी भी एक साइड को हाइपोटेनस मान लो। तो मेरे को जो हाईएस्ट दिख रही है वो बीसी है, तो मैं बीसी को हाइपोटेनस मान रहा हूँ। ठीक है ना, बीसी मुझे 41 हाईएस्ट दिख रही है, तो जो बीसी है उसको मैं हाइपोटेनस मान रहा हूँ। और परपेंडिकुलर किसको मानो, तो किसी भी एक को परपेंडिकुलर, ए बी को परपेंडिकुलर मान लो और ए सी को आप बेस मान लो। ठीक है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ जो डायग्राम बनाया वो तो गलत है, इस डायग्राम कोई सेंस नहीं है। ये डायग्राम से समझाने के लिए कि राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा तो कुछ इस तरह का बनेगा। बाकी वो एग्जैक्टली यहाँ से पता पड़ेगा कि कौन सी साइड कौन सी है। तो बी सी का स्क्वायर यानी कि √41 का स्क्वायर किसके बराबर आ रहा है, √35 का स्क्वायर प्लस √6 का स्क्वायर। तो √41 का स्क्वायर 41 ही होता है, 35 का 35 प्लस √6 का 6 होता है, 35 और 6 41 इजिकल्स टू 41। तो पीजीटी वेरीफाइड हो गई है। अगर पीजीटी वेरीफाई हो चुकी है तो इसका मतलब यस, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि पीजीटी राइट एंगल ट्रायंगल पे ही लगती है। और अगर आपकी जानने की बड़ी इच्छा है कि राइट एंगल ट्रायंगल कैसा दिखता होगा, तो देखो मैं वो क्लियर कर देता हूँ कि इसके अंदर जो हाइपोटेनियस है वो दरअसल बी और सी है। ठीक है ना, और ये अपना पॉइंट ए होगा। तो ये ए सी बी डी और बी सी ये अपनी ओवरऑल यहाँ पे इक्वेशन बैठ रही है। ठीक है, मतलब ट्राइंगल ये तो इस तरह का बैठ रहा है। तो 90 डिग्री एंगल कौन सा हो जाएगा, 90 डिग्री जो एंगल होगा वो यहाँ पर ए होगा। ए जो होगा ना वो अपना 90 डिग्री एंगल होगा। क्लियर है, ऐसा कोई पूछता नहीं है, बस मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18th क्वेश्चन पे आ जाइए। अब ये पूछ रहा है इन अ ट्राइंगल विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, कौन सा इसमें से ट्रू नहीं है, कौन सा सत्य नहीं है। तो देखो यहाँ पे अगर मैं पहले तो फिगर को देखो ना, फिगर फिगर इस फिगर को मैं देखूँ 10.18 वाले फिगर को, तो मैं यहाँ पर क्या है, अगर ट्राइंगल लो अप्लाई करूँ तो मैं यहाँ से क्या निष्कर्ष निकाल सकता हूँ वो पहले मैं निकाल लेता हूँ। तो ए बी और बी सी पर्टिकुलर एक लूप की डायरेक्शन में है और ए सी उस लूप के अगेंस्ट है ना। जैसे कि बी ए बी इधर है, उसके जस्ट एकदम आगे बी सी चल गया, तो जो ए सी है वो अगर इधर चल जाता तो लूप के साथ होता, और ये अपोजिट में चला है मतलब ये लूप के खिलाफ है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जो लूप के खिलाफ होता है वो हमेशा क्या होता है, रिजल्टेंट होता है, यानी वो एडिशन होता है। तो ए सी वेक्टर जो होगा वो किसके बराबर होगा, ए सी इज रिजल्टेंट, वो किसके बराबर होगा, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर। ये कंडीशन आपको मिलेगी। और अगर मैं इधर जीरो करना चाहता हूँ तो मैं इसको उधर भेज देता हूँ। तो ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर माइनस का ए सी वेक्टर बराबर 0।
अब ये अगर आपको कहीं दिख रहा है तो वो आपका आंसर हो जाएगा। तो ए बी प्लस बी सी आपको तीनों में दिख रहे हैं, एक में सी ए है, एक में ए सी है माइनस का, और एक में माइनस का ए सी है। ठीक है, ए बी प्लस बी सी माइनस का ए सी। तो देखो बच्चों, सबसे पहले तो उस बी वाला और सी वाला ये दोनों तो बिल्कुल ही सेम है, ठीक है ना, या कुछ मेरे ख्याल से ऑप्शनल मिस्टेक हो चुकी होगी। तो ये बिल्कुल सेम है और अपने आंसर से मैच भी कर रहे हैं। तो बी और सी तो आपका करेक्ट है। अब रही बात ए और डी की, तो क्या ये भी करेक्ट है? तो आप थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा कि जो ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर होता है, अगर मैं चाहूँ तो ए सी वैक्टर को माइनस ऑफ सी ए वैक्टर लिख सकता हूँ, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में आपको बताया था कि नेगेटिव अगर आप किसी वेक्टर को करते हो, डायरेक्शन आप उसकी उल्टी करते हो, तो उसके आगे माइनस लग जाएगा। तो ए सी से अगर वो सी ए पे जाता है तो वो माइनस का हो जाएगा। ठीक है ना, कोई वेक्टर अगर इधर जाता है तो वो ए सी है, तो अगर वो इधर जा रहा है तो वो क्या कहलाएगा? सी ए कहलाएगा। तो सी ए जो है वो ए सी के बीच में रिलेशन क्या है? नेगेटिव का रिलेशन है, नेगेटिव बिल्कुल। तो माइनस माइनस प्लस सी ए बराबर जीरो, ये कंडीशन बन रही है। यानी पहला ऑप्शन भी क्या है आपका? करेक्ट है, फर्स्ट ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। फिर रही बात लास्ट की, तो देखो ए बी लास्ट वाला जो ऑप्शन है, ऑप्शन को देख रहा हूँ मैं सीधा, इसने माइनस का सी बी कर दिया है। तो बी सी को भी अगर मैं उल्टा करूँ तो ये माइनस का ही तो हो जाएगा, प्लस का सी है तो है ही है इसके पास में, यानी ये ऑप्शन भी करेक्ट है। ठीक है, तो इसके चारों ही ऑप्शन क्या है बच्चों? ट्रू है ना। अगर दो ऑप्शन में कुछ मिस्टेक नहीं हो, इन दोनों में से हो सकता है कोई एक में लफड़ा हो, और अगर नहीं है तो चारों ऑप्शन इसके क्या है? करेक्ट है। ठीक है, फिर लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। If A and B are two collinear vectors, then which of the following are incorrect? तो दो कॉलिनियर वेक्टर है A और B। तो देखो, पहली बात तो A की जो कंडीशन है वो तो बिल्कुल सत्य है, B वेक्टर बराबर लेमड़ा A वेक्टर। ठीक है, क्योंकि आपको मैं क्लियर कर दूं कि ये जो लेमड़ा है तो स्केलर है, ठीक है ना। तो A वेक्टर की जो डायरेक्शन है वही डायरेक्शन किसकी है? B वेक्टर की। तो ये सेम डायरेक्शन के होगा। ठीक है ना, मैंने आपको क्लियर ऑलरेडी किया भी है कि सेम डायरेक्शन के वेक्टर लिखने हो तो आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, तो ए तो आपका करेक्ट है, ए में कोई दिक्कत नहीं है। अब बी वाला चेक कर लेते हैं। तो सेकंड ऑप्शन जो है वो ए वेक्टर इजिकल्स टू प्लस माइनस बी वेक्टर। देखो इसका जो मतलब है प्लस माइनस बी वेक्टर, तो ए और बी वेक्टर जो है वो लगभग पैरेलल वेक्टर्स है। दोनों का मतलब क्या है? पैरेलल वेक्टर्स। क्यों पैरेलल? क्योंकि ए और बी प्लस और माइनस, जैसे ए अगर इधर है तो बी या तो इधर होगा या फिर वो अपोजिट में होगा, पर वो होगा तो बराबर ही। तो पैरेलल तो होंगे ना, डायरेक्शन तो सेम ही रहेगी। बी किधर भी हो सकता है, या तो उधर या इधर, लेकिन डायरेक्शन डायरेक्शन भले ही अलग अलग होगा, है ना, लेकिन वेक्टर जो है ना वो पैरेलल तो रहेगा। तो डेट्स इम्पोर्टेंट कि वो पैरेलल है, और वो पैरेलल है तो वो कोलिनियर है। ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो द रेस्पेक्टिव कंपोनेंट ऑफ ए एंड बी आर नॉट प्रोपोर्शनल। देखो बच्चों, यहाँ पे ये बोल रहा है थर्ड ऑप्शन में, अच्छा फर्स्ट सेकंड तो करेक्ट हो चुके हैं। रेस्पेक्टिव कंपोनेंट ऑफ ए एंड बी आर नॉट प्रोपोर्शनल। नॉट प्रोपोर्शनल मतलब ये है कि देखो ए और बी के कंपोनेंट ए वन अपॉन बी वन इजिकल्स टू ए टू अपॉन बी टू इजिकल्स टू ए थ्री अपॉन बी थ्री। ये जो कंडीशन होती है ना, इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल की कंडीशन। ये बोल रहा है नॉट प्रोपोर्शनल। नॉट प्रोपोर्शनल मतलब ये इस तरह से नॉट इक्वल हो जाएंगे। तो जो देखो ये वो कंडीशन है जब नहीं फॉलो होगा, नॉट कोलिनियर की कंडीशन है ये, नॉट कोलिनियर की कंडीशन है। शुरुआत की दो तो कोलिनियर की कंडीशन है, लेकिन जो तीसरी कंडीशन है वो नॉट कोलिनियर की कंडीशन है। तो पहला जो अपना ऑप्शन है, ठीक है ना, क्योंकि इसने पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट, तो सी अपना इनकरेक्ट होगा। ठीक है, सी अपना इनकरेक्ट होगा। और इसके अलावा अपन डी को भी चेक कर लेते हैं कि डी का क्या सीन है। बोथ द वेक्टर्स ए एंड बी हैव सेम डायरेक्शन बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स। देखो ए बोल रहा है कि ए और बी की डायरेक्शन तो सेम है, और उनके मैग्नीट्यूड, अब देखो सेम डायरेक्शन है इसका मतलब पैरेलल ही होगा। सेम डायरेक्शन में मतलब क्या होना चाहिए? वो पैरेलल होना चाहिए। तो डायरेक्शन तो सेम है बट मैग्नीट्यूड अलग अलग है। अब मैग्नीट्यूड भले ही अलग हो पर डायरेक्शन तो सेम अगर है तो उसका मतलब पैरेलल ही होगा, है ना। बाकी मुझे आप एक कोई केस बताओ जिसमें डायरेक्शन सेम हो और पैरेलल नहीं हो। वो दोनों चीज़ें एक ही तरफ जा रही है मतलब पैरेलल ही तो है। तो ये केस भी पैरेलल का है, मतलब ये भी कोलिनियर केस है। ठीक है ना, ये भी एक तरह का कोलिनियर केस है, यानी ये ऑप्शन भी अपना क्या है? करेक्ट है। करेक्ट मतलब यू सही है। और जो अपने से पूछा है कि कौन सा इनकरेक्ट है, तो सी इसका परफेक्ट आंसर होगा। सी इज द इनकरेक्ट ऑप्शन। सी अपना फाइनली इनकरेक्ट ऑप्शन होगा।
तो बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद वेक्टर को ख़त्म करने के लिए मेरे साथ में। ठीक है, वेक्टर मतलब एक्सरसाइज को ख़त्म करने के लिए, वेक्टर तो बाकी है अभी तक। ठीक है, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम लिंक में मिल जाएगा, पूरा का पूरा सॉल्यूशन वाला परफेक्ट सॉल्यूशन है, एग्जाम बोर्ड एग्जाम के हिसाब से बिल्कुल सही है। इस तरह के सॉल्यूशंस आप एग्जाम में कर सकते हो, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना, इस तरह के सॉल्यूशन आप आराम से कर सकते हो। तो इसी के साथ जो यूट्यूब चैनल है उसको शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा हो सके तो।